नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम मनी और बैंकिंग का जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम आरबीआई के मेन रूल एंड रेगुलेशंस, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसके अंदर कौन से एक्ट्स आते हैं, सेबी के मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एनबीएफसीज का क्या कुछ रोल है एंड एनबीएफसीज के क्या कुछ फंक्शन है, कौन इनको रेगुलेट करता है, एंड सेबी के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसीज आती हैं, आरबीआई के अंडर कौन कौन सी एनबीएफसीज आती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आल्सो वी विल डिस्कस मनी मार्केट्स, उसके पार्ट, उसके इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट एंड उसके पार्ट्स दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आज का कंसेप्ट है आरबीआई। आरबीआई जो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 के अंदर, 1 अप्रैल 1935, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजन के साथ इसको बनाया गया था। और यह बेसिकली 1937 से पहले दोस्तों यह कोलकाता में इस्टेब्लिश था, लेकिन 1937 के बाद इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर इसके गवर्नर और इसके पॉलिसी मेकर रहते हैं। और 1949 से पहले दोस्तों एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था, लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके मेन फंक्शंस की बात करें, तो इसका जो मेन फोकस रहता है वो प्राइस स्टेबिलिटी रहता है, वाइल कीपिंग इन द माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। भी कंट्रीज के अंदर ग्रोथ को बनाए रखना और प्राइस स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना, तो ये इनका जो मेन फोकस रहता है हमेशा। एंड अगर हम बात करें इसके मेन बॉडीज़ की, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बेसिकली दोस्तों जो इसका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके अंदर जो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है 8(1) सेक्शन ए के अंदर, इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। और हाल ही में हमारा जो गवर्नर है दैट इज़ बेसिकली श्री शक्तिकांत दास, और बाकी ये 4 हमारे डिप्टी गवर्नर होंगे। उसके बाद आरबीआई के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आरबीआई के अंदर जो भी एक्ट आते हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं दोस्तों, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा एक्ट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसके बाद में पब्लिक डेप्ट एक्ट 1944, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कमर्शियल बैंक्स के लिए जो एक्ट आया है, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो भी शेड्यूल्ड बैंक आते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1944 के 49 के अंडर आते हैं बेसिकली। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर, और इससे पहले एक एक्ट आया था 1971 के अंदर, जिसका नाम था फेरा दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि एक्सचेंज मार्केट के अंदर बेसिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्केट उसको बना रखा था। तो जब फेमा आया तो उसने बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फ्लेक्सिबल बना दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एक्ट आता है दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और इसके अंदर 2 एडमेंडमेंट हुई है, 2 सुधार हुए हैं 2019 और 2022 के। उसके बाद फैक्टोरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, और पेपर में काफ़ी बार जो पूछा जाता है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 1956, और इसके अंदर जो सुधार हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, मोदी के बनने से 1 साल पहले। और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 के अंदर भी आया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग इसके अंदर पार्ट है। एंड इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 1961 के अंदर आया है। ये इसके बारे में आप आगे चलकर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, एंड इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर नेशनल हाउसिंग बैंक 1987, एंड इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2002 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोइनेज एक्ट 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक 2003 और फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक 1993 में आया है। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो बैंक बनाया है, जिससे बैंक इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड हुआ, जिससे फिर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया 10 साल बाद में। तो इसको आप इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों इसके मेन फंक्शंस की बात की जाए,
क्या इसके मेन फंक्शन हैं? तो आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है, जिसके अंदर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का एक काम करता है, जहां पर वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाए रखता है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, जो डिपॉजिट करवाने वाले लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट, एंड प्रोवाइड करवाता है कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक। एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो कि एक्ट आया था हमारा 1999 फैमा, और जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, पेमेंट एंड प्रमोट करना, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इश्यू ऑफ करेंसी का ये काम करता है, जिसके अंदर वो करेंसीज को इश्यू करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है, एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ करेंसी, जो गले फड़े जो नोट होते हैं इनको ख़त्म करने का भी काम करता है सर्कुलेशन के अंदर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉइन्स जारी किए जाते हैं उनका भी सर्कुलेशन को ध्यान में रखता है, एंड पब्लिक को एक गुड क्वालिटी के अच्छे कॉइन्स और नोट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता है एक अच्छी मात्रा में, जिससे कि जो पब्लिक है, जो हमारी जो लोग हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, बिकॉज आवर करेंसी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड देन डेवलपमेंट रोल के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। एंड इसके अलावा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर ही काम करता है, एंड जिसके अंदर मेंटेन करता है पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एंड इसके अलावा बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, एंड बैंकर ऑफ बैंक्स, बिकॉज ये जो अदर जो बैंक्स होते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, उन सब जो कि 1949 के रेगुलेशन के अंदर इनको रखा गया है, वो उन सभी को मैनेज करने का भी काम बेसिकली आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा ये 4 बेसिकली इंस्टीट्यूट्स हैं जो आरबीआई के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आप अपनी आंख दौड़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों करंट रेट्स के बारे में, तो ये सारा का सारा डाटा जो है ना दोस्तों, मैंने आरबीआई की साइट से ही उठाया है, तो एक ऑथेंटिक एक डाटा है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो रेट की हम बात करेंगे दैट इज़ बेसिकली बैंक रेट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो रेट आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिसके अंदर इसके अंदर भी जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन विदाउट कोलेटरल, जिसके लिए उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेट आती है दैट इज़ बेसिकली रेपो रेट, जो कि बेसिकली कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, लेकिन इसके ऊपर इनको कोलेटरल देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, इसलिए ये जो रेट होती है वो स्टैंडिंग रेट से कम होती है। और ये दोनों ही रेट बेसिकली होते हैं दोस्तों शॉर्ट रन के लिए। अगर साधारण भाषा में कहूँ तो बैंक रेट बेसिकली लॉन्ग रन के लिए होता है, बाकी सभी जो रेट्स हैं यहाँ पर वो शॉर्ट रन के लिए हैं। उसके बाद में ये 2 और रेट आते हैं। हमारा नेक्स्ट रेट आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, जो कि बेसिकली इसके अंदर उल्टा होता है, जहाँ पर आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं देता, इसीलिए यह जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट। फिक्स रिजर्व रेपो रेट दोस्तों जो कि रेपो रेट के बिहाव पर तय किया जाता है, जहां पर आरबीआई बेसिकली क्या लेता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से ही लोन लेता है, लेकिन वो इस टाइम पर वो कुछ ना कुछ कोलेटरल देता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, जिसके कारण यह जो रेट है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट से कम होता है, जिसकी आज के दिन जो रेट है बेसिकली 3.35 होता है, और जो सबसे छोटी रेट होती है वो यही रेट होती है, जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। इसके अलावा 2 रेट और हैं दोस्तों, एक है हमारा सीआरआर और एक है हमारा एसएलआर दोस्तों। सीआरआर की जो रेट है 4.5% है, एसएलआर है हमारा 18%, जो सबसे ज़्यादा होता है। और सीआरआर का मतलब होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने टोटल डिपॉजिट्स का, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स का 4.5% जो हिस्सा है वो एज एन कैश के रूप में आरबीआई को जमा करवाते हैं। और एसएलआर बेसिकली होता है कि जो हमारे कमर्शियल्स बैंक होते हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स का 18% जो हिस्सा है एज एन कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि जो पब्लिक है उसका जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई के ऊपर, हमारी मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर बना रहे। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा रेट आएगा, उसके बाद कौन सा रेट आएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो रेट आएगा दैट इज़ बेसिकली एसएलआर, उसके बाद में हमारा बैंक रेट आता है,
बैंक रेट के बाद हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेट आता है दैट इज बेसिकली रेपो रेट। देन हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आता है। उसके बाद हमारा आता है कैश रिजर्व रेपो रेट एंड लास्ट में हमारा आता है दोस्तों फिक्स रिजर्व रेपो रेट दोस्तों। तो ये एक इसकी क्रोनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बैंक रेट, MCLR, सेविंग डिपॉजिट रेट्स और टर्म डिपॉजिट रेट्स, जिसको आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि इनकी रेट्स क्या है, लेकिन इतना ज़्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, गैर संवैधानिक, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एंड 1988 के अंदर, लेकिन 1992 में इसको एक संवैधानिक बॉडी का बना दिया गया। और यह जो बोर्ड है बेसिकली दोस्तों हमारा जो कैपिटल मार्केट होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर उसको बनाए रखने के लिए हमने इस बोर्ड को बनाया है। बेसिकली इसका ये मेन पर्पज है जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आप इन डेफिनेशंस को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज मेरा जो मोटिव होता है दोस्तों कि टीचर से कैसे हम स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट करें, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं कि दीज आर द मैटर, बिकॉज पेपर में तो स्टूडेंट को ही बैठना होता है, पेपर के अंदर स्टूडेंट को ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। टीचर बाहर से उसकी सहायता कर सकता है, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं तो अपने आप को टीचर मानने के बजाय इकोनॉमिक्स का एक लर्नर मानता हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को समझने का प्रयास करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों RBI जो सेबी का जो चेयरपर्सन होता है, ध्यान देने वाली बात है कि जो RBI के अंदर गवर्नर होता है और सेबी के अंदर चेयरपर्सन होता है, जो उसकी जो चेयरपर्सन है वो पूरी मैम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों दैट इज बेसिकली NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसके ऊपर आप डिटेल से आज बात करेंगे कि क्या होते हैं, बिकॉज इसी डेफिनेशन से दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसको 2017 के अंदर अपडेट किया गया था लास्ट बार। तो NBFCs दोस्तों वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर RBI के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। और इनका जो मेन काम होता है बेसिकली लोन्स देना, एडवांस करना, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, इन सभी के इशूड बाय गवर्नमेंट हो या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हों या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हों, वो सारे काम करते हैं। लाइक नेचर ऑफ लीजिंग करना, उधार देना, हायर परचेज करना, इंश्योरेंस बिजनेस काम करना, चिट बिजनेस के अंदर काम करना, ये सारे काम NBFCs करती हैं। लेकिन वो क्या नहीं करती, वो जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो गई, परचेज और सेल ऑफ किसी भी गुड्स को परचेज और सेल करना होगा, ये सारे काम बेसिकली जो है दोस्तों वो NBFCs नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसके अंदर सेल परचेज का काम NBFCs कर सकती हैं दोस्तों? तो वो नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा ए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विच इज़ ए कंपनी दैट हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स, वो उनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है डिपॉजिट्स को रिसीव करना किसी स्कीम के अंडर या किसी भी अरेंजमेंट के अंदर दोस्तों, एंड या फिर हम किसी इंस्टॉलमेंट के द्वारा बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूशन और इफ एनी अदर मैनर के द्वारा बेसिकली NBFCs काम करती हैं। तो ये एक मेन और प्रॉपर डेफिनेशन है NBFCs की कि NBFCs क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी जो कंपनी को हम NBFCs कह सकते हैं। तो RBI की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 50-50 रूल बनाया हुआ है। अगर कोई भी कंपनीज जिसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से, अगर उसके जो टोटल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से आ रहा है, उसका इनकम का 50% जो हिस्सा अगर वो 50% मोर देन 50% उसकी जो ग्रोस इनकम है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से आ रही है, तो उन कंपनीज़ को आप NBFCs का नाम दे सकते हैं। तो ये फाइनल सिंपल से डेफिनेशन RBI के द्वारा दी गई है। और उसके अलावा इसके अलावा दोस्तों
ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनबीएफसीज और बैंक के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एनबीएफसीज भी दोस्तों लोन देती है, पैसा जमा करती है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि बैंक पैसा जमा करना और लोन देना दोनों काम एक साथ कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी इनमें से कोई एक ही काम कर सकती है, या तो वो लोन देती है या फिर वो पैसा जमा करती है। तो एक मेजर डिफरेंस है बैंक और एनबीएफसीज के अंदर। और इसके साथ साथ ही एनबीएफसीज जो हैं दोस्तों डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं, एंड एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो किसी भी प्रकार के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। इसके अलावा वो चेक्स को भी इशू नहीं करती है बाय इटसेल्फ। और एनबीएफसीज के अंदर जो भी लोग अपना पैसा डिपॉजिट्स करवाते हैं तो वो पैसा बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है हमें जो ध्यान में रखनी है, बिकॉज जो भी पैसा अगर कोई भी एनबीएफसीज कंपनी है वो डूब जाती है, वो फेल हो जाती है, तो एनबीएफसीज कंपनी आपके पैसे को वापस देने के हकदार नहीं होती। तो एक रिस्क जो है वो हमेशा एनबीएफसीज कंपनीज के अंदर बना हुआ होता है। हालांकि जो बैंक्स होते हैं वहाँ पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होते हैं। एंड और इसीलिए दोस्तों जो बैंक्स होते हैं उनको अपना कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, ताकि पब्लिक का जो फेथ है वो इन लोगों के ऊपर बना रहे। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या सभी एनबीएफसीज को आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड करना होता है दोस्तों? तो नहीं। कुछ एनबीएफसीज जो हैं वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ एनबीएफसीज जो हैं बेसिकली दोस्तों एनबीएफसी से आरबीआई से हटकर और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंडर इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, या फिर और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ऑथराइज करते हैं। तो अब अगर हम बात करें अगर इसके बॉडी के बारे में, एनबीएफसीज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 3 के अंदर इसको एनबीएफसीज को रजिस्टर्ड किया जाता है। और एनबीएफसीज आरबीआई के अंदर जो रजिस्टर्ड होती हैं इसके अंदर रेगुलेशन, सुपरविजन्स, सुपरवाइलेंस और इन्फोर्समेंट अंडर आरबीआई को रखा जाता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अगर हम बात करें अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आते हैं। एंड जो मर्चेंट बैंकिंग है, वेंचर कैपिटल फंड है, स्टॉक ब्रोकिंग है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, वो सेबी के अंडर आते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में देनी है दोस्तों, पेपर में पिछले ही एक जो पेपर था उसके अंदर पूछा गया था कि कैपिटल मार्केट का या मनी मार्केट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो सेबी के अंदर जो भी स्कीम्स आती है ना दोस्तों, वो सारे के सारे कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होंगे। इसके अलावा निधि कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज बेसिकली पार्ट होते हैं एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स के दोस्तों। एंड चिट फंड जो कंपनीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती हैं, स्टेट जो गवर्नमेंट होती हैं वो इसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। और जो चिट फंड कंपनीज होती हैं बेसिकली तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। और इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली IRDA के द्वारा रेगुलेट की जाती है, ऑथोराइज की जाती है। और कुछ एक जो हमारी नॉन बैंकिंग और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका जो रेगुलेशन है, सुपरविजन है, वो बेसिकली MCA के द्वारा किया जाता है। और उनका जो इन्फॉर्मेंस है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अभी दोस्तों एक और जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एनबीएफसीज जो इस्टेब्लिश्ड हो रखी है उनको रेटिंग देने का काम कौन करता है? तो इंडिया के अंदर ये रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिस्टल है, क्यारा है, केयर है, फिच है और ब्रिक वर्क है, जो कि आज के दिन इन एनबीएफसीज को बेसिकली रेटिंग देती है, जिसके बिहाफ पर लोग इनके ऊपर फेथ कर सकते हैं कि किस एनबीएफसीज के अंदर हमें लोन लेना है या फिर हमें डिपॉजिट्स बेसिकली अपना पैसा जमा करवाना है जिससे हमें कुछ इंटरेस्ट प्राप्त हो सके। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि क्या CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या चिट फंड जो होते हैं क्या वो आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं? तो नो दोस्तों। तो CIS जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं वेयर मनी इज एक्सचेंज की जाती है फॉर यूनिट बी ए टाइम शेयर इन रिसोर्ट्स, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ वुड, अवर प्रॉफिट फ्रॉम डेवलप्ड कमर्शियल प्लॉट्स, अवर बिल्डिंग्स एंड सो ऑन। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डू नॉट फॉल अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके अलावा
and if chit fund companies are financial entities, why they are not regulated by RBI? तो चिट फंड कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर द चिट फंड एक्ट 1982 दोस्तों, एंड विच इज सेंट्रल एक्ट एंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो चिट फंड कंपनीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती हैं। आरबीआई हैज़ प्रोहिबिटेड चिट फंड कंपनीज फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन 2009। इन केस एनी चिट फंड इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, जो एनी कोई भी आरबीआई कैन प्रोसिक्यूट सच चिट फंड्स दोस्तों। तो ये हमें मेन फोकस रखना है। इसके अलावा जो एमएलएम होता है, मनी सर्कुलेशन या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आजकल बहुत बड़ा किस्सा जुड़ा हुआ है लोगों को जोड़ने वाला, जिसको पोंजी स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं, इसको आप अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं, यूआईबी। तो पेपर में आपसे इनसे जुड़े हुए अलग नाम भी पूछ सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। इसको आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको नाम दिया जाता है, ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज इसको नाम दिया जाता है क्या। और ये कंपनीज भी दोस्तों आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं आती हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में, जो आरबीआई जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली जो पिलर जो फर्स्ट के अंदर जो रिस्क है, बेसिकली क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क दोस्तों, इसको छोड़कर आरबीआई जो बैंक के अंदर जो पिलर सेकंड के अंदर जो रिस्क को रखा गया है, उन सभी रिस्क को यहाँ पर मेंशन किया गया है। टाइप्स ऑफ रिस्क बेसिकली लिक्विडिटी, सेटलमेंट, रेपुटेशनल रिस्क, क्रेडिट कंस्ट्रक्शन रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ग्रुप रिस्क, ह्यूमन कैपिटल रिस्क, पेंशन ऑब्लिगेशन रिस्क एंड compliance रिस्क, लीगल रिस्क और सुपरविजन रिस्क। तो दीज आर द रिस्क विच इज अंडर द बैंक पिलर सेकंड दोस्तों। जो बेसल के तीन बेसिकली पिलर हैं दोस्तों, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 दोस्तों। इन तीनों ही के अंदर अलग अलग टाइप्स के रिस्क को मेंशन किया गया है, उनको कैसे रिकवर किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मनी और बैंकिंग के रिवीजन क्लास के अंदर, दैट इज बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं दोस्तों? तो इसके अंदर हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दोनों ही बेसिकली जो हैं DICG का पार्ट होते हैं। इसको अंदर हमें इतना ही बात ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर जो इंश्योरेंस होता है जो लोगों को प्रोवाइड होता है, तो जो भी लोग अपना सेविंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, करंट, रिकरिंग एक्सेट्रा, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सभी सिक्योर्स होते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एनी अमाउंट ड्यू टू अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड द इंडिया, ये सभी बेसिकली दोस्तों हम DICG के अंडर रखते हैं। एंड ईच डिपॉजिटर इन ए बैंक इंश्योर्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपए तक की जो रकम होती है दोस्तों, वो सिक्योर होती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, दैट इज बेसिकली ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इज ए कंप्यूटराइज मशीन होती है दैट प्रोवाइड कस्टमर बैंक फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग देयर अकाउंट एंड फॉर डिस्पेंडिंग कैश एंड कैरिंग आउट अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विदाउट द नीड ऑफ विजिट बैंक। बिना बैंक जाए आप बैंक का जो काम वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक वाइट लेबल ATM होता है WLA, जो कि बेसिकली ATM के जैसे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये बेसिकली ओवन ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक आर कॉल्ड, जो कि जो नॉन बैंक्स जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके द्वारा जो बेसिकली हैंडल किए जाते हैं, उनको आप वाइट लेबल ATM कहते हैं, जो कि 2007 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है रूल एंड रेगुलेशंस। एंड इसके अलावा दोस्तों जो ATM जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कैश डिपॉजिट्स आप ले सकते हैं, एंड रेगुलर बिल पेमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं, परचेज ऑफ रीलोड वाउचर्स, शॉर्ट सेटलमेंट जनरेशंस, पिन चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ चेक बुक आप कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद हम बात आते हैं कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का है।
तो इंडिया के अंदर दो प्रकार के हमें बैंक्स देखने को मिलते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस दोस्तों। तो कमर्शियल बैंक्स तो बेसिकली इसके हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो कि 1949 के अंदर जो बैंकिंग एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर आते हैं, और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, लोकल एरियाज बैंक्स जो बेसिकली 4 ही हैं। एंड जो कमर्शियल बैंक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल्स। एंड शेड्यूल्स के फिर दो पार्ट होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। एंड अगर हम पूछें कि किसका ज़्यादा पार्ट है तो रीजनल रूरल बैंक सबसे ज़्यादा हैं। प्राइवेट बैंक बेसिकली इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक आ जाते हैं, और ये बेसिकली कमर्शियल बैंक का हिस्सा पार्ट है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक की बात करें दोस्तों, कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं उसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इसके अंदर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल्स भी आते हैं, तो बस इसका इतना ही पार्ट हमें ध्यान में रखना है। रूरल के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन दोनों ही पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म बैंक्स बेसिकली ज़्यादा हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट के बेसिकली दो पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की भी आगे दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट। इसके अंदर बेसिकली हमारे आईपीओ आते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। एंड मनी मार्केट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर कॉल मार्केट आता है, जो कि 0 से 14 दिन का जो पीरियड होता है, जिसके अंदर हम सेटलमेंट करते हैं पैसे का। टी बिल्स आते हैं जो 1 साल के अंडर होते हैं। बिल्स मार्केट आता है, सीपी, सीडी और रेपो मार्केट आता है, जिसके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे। तो मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, जो आरबीआई के द्वारा हैंडल किया जाता है, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के अंदर जो टेम्पररी कैश प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके जो मेन पार्टिसिपेंट हैं दैट इज बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स दोस्तों जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, मेकिंग बिजनेस लोन्स, ऑफरिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, और ये बेसिकली दोस्तों प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं वेलफेयर के अकॉर्डिंग। एंड अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर आगे, तो जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है मनी मार्केट का, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म सरप्लस और डेफिसिट्स को इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आना होता है। एंड आरबीआई बेसिकली इसके अंदर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी मार्केट का। एंड इसके अलावा ये आप इसके मेन फंक्शंस पढ़ सकते हो कि ये मेन जो फीचर ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट बेसिकली क्या क्या काम कर सकती है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो टर्म आती हैं, जो टूल्स होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसके ऊपर बेसिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड और अगर आप उसको जो उसका जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले अगर आप उसको निकलवाते हो तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। इसके अलावा आता है हमारा रीपरचेज एग्रीमेंट, आल्सो द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट और मनी मार्केट, जहाँ पर बेसिकली जो फर्म्स होते हैं, जो भी रेगुलेटर होते हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, और ये एग्रीमेंट होता है कि कुछ टाइम बाद वो उसको उसी फिक्स प्राइस और फिक्स डेट के ऊपर उसको खरीद लेंगे। दैट इज़ बेसिकली रीपरचेज एग्रीमेंट, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड जैसे आप सोना गिरवी रखते हैं, भी सोना गिरवी रख दिया और एक टाइम के बाद आप इस अमाउंट के ऊपर आप इसको वापस अपने पास ले लेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कमर्शियल पेपर, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, बेसिकली कंपनीज़ के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि डिस्काउंट के ऊपर आपको मिलता है। जैसे इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है तो आपको 70 रुपये में आपको डिस्काउंट करके दे दिया जाएगा, और 30 रुपये इसके ऊपर आपको बन जाएंगे। ट्रेजरी बिल्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद कॉल मार्केट आती है, जो कि बेसिकली 0 से 14 दिन का जिसका पीरियड होता है, जो सबसे छोटा होता है, इसको आपको कंसिडर करना है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बॉस होता है, फाइनेंशियल ट्रेड, सेल्फ सफिशिएंट ऑफ बैंक्स होता है, इफेक्टिव इम्प्लीटेशंस ऑफ मनी मार्केट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करता है, हेल्प इन गवर्नमेंट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की ये काम करता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेसिकली दोस्तों कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट जो बेसिकली लॉन्ग टर्म मार्केट होती है, फाइनेंस करती है फिक्स इन्वेस्टमेंट को,
ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी मार्केट, जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का काम करता है मनी मार्केट, ये बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट का काम करती है जो इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर ग्रुप में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि रिस्क कम हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं जो कि जो लाइक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, ऑफरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर काम करती हैं। आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स आल्सो द पार्ट ऑफ दिस मार्केट, एंड कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स जो है इसका पार्ट बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पर जो एक ओनरशिप प्रोवाइड होती है, एक ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी इक्विटी किसी भी बंदे को मिलती है, किसी भी इंडिविजुअल फर्म्स को मिलती है, तो कंपनीज के अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो भी कार्यवाही होती है, उसके अंदर उसका पूरा का पूरा योगदान होता है, उससे पूछ कर बेसिकली कार्य किया जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों आज का हमारी रिवीजन क्लास का पार्ट था, जहाँ पर हमने आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात की है, सेबी के ऊपर हमने डिस्कशन किया है, इसके अलावा एनबीएफसीज के ऊपर डिस्कशन किया है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों आपको ये रिवीजन क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।